शीतल जी, ये हार के रूप में देखते हैं आप, एक सेटबैक के रूप में देखते हैं, और आगे के लिए एक रास्ता भी खुल गया है विपक्षी दलों के लिए भी, कि अगर वो ठीक से दबाव बनाएं तो सहयोगी दल भी दबाव में आ सकते हैं, उन्हें भी उनके साथ खड़े होना पड़ सकता है। क्या ये एक नई नई परिस्थिति बनती हुई दिख रही है इस पूरे प्रकरण से? देखिए, ये जो परिस्थिति है ये एक सच्चाई सामने लाई। वो सच्चाई ये है कि ये सरकार इस बार बन तो गई है, लेकिन उसमें बैसाखियों का बड़ा महत्व है। मुझे लगता है कि जो कुछ भी हुआ, इसमें तेलुगु देशम का जो रोल है, वो तेलुगु देशम, हाँ, उसका जो रोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनकी भाषा ने इनको डराया, वरना नीतीश जी की पार्टी तो उनसे ज़्यादा बेशर्मी से तार्किकता दे रही थी। और जिस तरह से वो संसद में उसको डिफेंड कर रहे थे, तब तक तो लग रहा था कि मामला उस तरफ जा रहा है। ये सही है कि विपक्ष बहुत अच्छे ढंग से एकजुट है, टेक्निकली भी। जैसे इस मामले में शिवसेना फंसती थी, तो शिवसेना वालों ने क्या किया कि वो सारे सांसद वहाँ अनुपस्थित रहे, लेकिन न वो मीडिया में कुछ उन्होंने ऊट-पटांग बयान दिया, न इधर-उधर कोई मौका दिया। तो विपक्ष ने टैक्टिकली अपनी पूरी यूनिटी बरकरार रखी, और सरकार की जो बातें हैं उसमें दरार नजर आई तेलुगु देशम के रूप में। तेलुगु देशम को इसलिए भी दिक्कत थी कि हैदराबाद से जो सांसद हैं ओवैसी, जो इस मामले पर जो दो सांसद, मुस्लिम सांसद ढंग से बोले, एक सपा का और एक ओवैसी, तो वो दोनों टेक्निकल चीज़ों को ऐसा उठा रहे थे जो मासेज में जाती है, जिसका वैसे डिटेल अब चूंकि प्रेम कुमार जी कह चुके हैं सारी बातें, उसमें कोई नई बात मैं नहीं कहूँगा, वही सारी बातें हैं। लेकिन वो बातें इतनी महत्वपूर्ण थी कि ये अकेला मतलब इस मुसलमानों के मामले में, उनके धार्मिक मामले में आप एक ऐसी कमेटी बनाएंगे कंट्रोल करने की जिसमें गैर मुस्लिम भी रहेंगे। गुरुद्वारा कमेटी में तो आप ये ऐसा कर नहीं सकते, क्रिश्चियंस के भी जो फोरम्स हैं उसमें भी नहीं कर सकते। खुद हिंदुओं के लिए इस तरह के बने फोरम्स में जो ट्रस्ट है, कि आप राम मंदिर ट्रस्ट में किसी मुस्लिम को करने का कोई फैसला कर सकते हैं? या किसी मतलब उसमें तो जातियों का झगड़ा हो रहा है कि आपने फला जाति को नहीं लिया, ढिमाके को नहीं लिया। तो जहाँ एक और आपने ये फैसला ले रखा है, तो ये बात तार्किक नहीं थी। जो भी इसमें प्रस्ताव किए गए हैं अतार्किक है, झूठ और इनके प्रोपेगंडा पर आधारित है। तो इसलिए मामला तो कमजोर था, लेकिन इसमें कम लकड़ी टूटी जब तेलुगु देशम ने इसमें अपनी राय दे दी और एक इशारा भी दिया कि इधर निकल लो, और उन्होंने फट से वो लकड़ी पकड़ी और जेपीसी पे चले गए। लेकिन जेपीसी पे जाना, फिर वो चूंकि प्रेम कुमार जी सारी बात कही चुके हैं, उसमें मेरे लिए कुछ गुंजाइश नहीं है कि जी। जेपीसी पे जाना और किसी और दूसरे फार्मूले पे न जाना, ये भारी कमजोरी है। क्योंकि जेपीसी में सब रहेंगे, जेपीसी में जो भी अंदर घटेगा सब बाहर लीक होगा, सब छपेगा, सब मीडिया में आएगा, विजुअल मीडिया में आएगा। तो अब ये वो इस परिस्थिति नहीं होगी। और ये तो सही है कि किया तो एक ही कारण से, इनके सारे राजनीतिक फैसले ध्रुवीकरण के लिए होते हैं। अब परिस्थितियां जो है वो प्रतिकूल हो रही हैं, हर मामले में प्रतिकूल हो रही हैं। तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ी हार है सरकार बनते ही, और बड़ी जल्दी बड़ी हार है। अभी सरकार बने कोई ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, और ये बड़ी हार और बड़ी जल्दी बड़ी हार है। इससे भविष्य में इस तरह की कंट्रोवर्शियल चीजों को लाते समय सरकार एक एक और काम कर सकती थी कि वो अपने कम से कम इन दोनों लोगों को तो विश्वास में रखती इसको लेके आने से पहले। वो तो उन्होंने एनडीए भी ठीक से नहीं बनाया ना, एनडीए का कन्वीनर भी नहीं है, कोई कमेटी भी नहीं है। अभी तो वो आदत उनकी पुरानी ही है। जिस तरह से अमित शाह ने अखिलेश से झगड़ा किया, और जो भाषा और जो मुद्रा थी उस सब में भी अभी है वही सब, लेकिन रियलिटी उससे अलग हो चुकी है। वो आज के फैसले ने उनको रियलिटी बाइट दी कि सच्चाई वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। सच्चाई ये है कि तुम्हारी 240 सीटें हैं, तुम्हारे अपने अंदर भी अंतर विरोध है, और जिन लोगों की बैसाखी पे तुम हो उनको भी अपने मतदाताओं के सवालों के उत्तर देने हैं। वो लोग भी ऐसे खाली नहीं घूम रहे हैं कि चाहे जो लेके आएंगे तो उसमें वो अपनी आहुति दे देंगे, अपनी राजनीतिक आहुति दे देंगे। ये आज के फैसले से नजर आता है। आने वाले दिन में और चीजें अनफोल्ड होंगी।